तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट। जो ये पहला प्रैक्टिस सेट है मेरा बिहार लेखपाल परीक्षा के लिए। और मैं इस चैनल पे आप लोगों को बिहार लेखपाल परीक्षा से रिलेटेड सारा क्लास करवाने वाला हूँ, जैसे अकाउंट का क्लास, टैक्सेशन का क्लास, टैली का क्लास, ये सबका थ्योरी क्लास लूँगा। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा जो MCQ जो जिस टाइप से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मैं BSCFA का ऑफलाइन क्लास लेता हूं। इसमें मैं अकाउंट के साथ साथ टैली भी पढ़ाता हूं। तो जो भी लोग टैली सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो आ सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। मेरा पता है आकृति सामाजिक संस्थान, डाक बंगला रोड, हाजीपुर, वैशाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स पेड बाय अ प्रोप्राइटर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। जब प्रोप्राइटर के द्वारा, यानी कि प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं तो ऑनर को बोला जाता है, यानी कि उसके मालिक को बोला जाता है। उसके मालिक के द्वारा अगर इनकम टैक्स पेड किया जाता है तो अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, तो उसे क्या ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखते हैं। कहाँ पे लिखेंगे उसको? ट्रायल बैलेंस में। तो देखिए जब ऑनर जब पेड कर रहा है, क्या चीज पेड कर रहा है? इनकम टैक्स पेड कर रहा है। तो इनकम टैक्स जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, ये इसका व्यक्तिगत खर्च होता है, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस होता है। पर्सनल एक्सपेंस होता है। कोई भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई चीज निकाला जाता है तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। और यहाँ पे ये ड्रॉइंग कर रहा है तो ड्रॉइंग को क्या करते हैं, तो जो भी पूंजी होता है, जो भी पूंजी होता है उसमें से लेस कर देते हैं ड्रॉइंग को। क्या करते हैं? उसके कैपिटल में से लेस करके और हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है टू बी एडेड टू कैपिटल। क्या कैपिटल में ऐड होगा? नहीं, ये कैपिटल में ऐड नहीं होगा क्योंकि बिजनेस का पूंजी कम हो रहा है। जैसे मालिक पैसा निकालते जाएगा तो बिजनेस का पूंजी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? टू रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से उसको घटा लिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि रिड्यूस मतलब कम कर दिया जाएगा कैपिटल को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि बिजनेस से स्टार्ट किया, बिजनेस आपका 1 लाख का है, ठीक है, और 1 लाख का बिजनेस है और मालिक ने इसमें से 1000 रुपया निकाल लिया, तो अब जो आपका जो पूंजी होगा बिजनेस का वो 99,000 ही होगा। तो आपका कैपिटल जो होता है, जो भी बिजनेस में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल मतलब पूंजी। तो पूंजी यहाँ से क्या हो रहा है? आपका बिजनेस का कम हो रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का ब्रांच होता है? तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल ब्रांच होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ब्रांच होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी ब्रांच होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह तैयार कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो चीज़ देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो यहाँ पे सोशल वर्कर जितने भी होते हैं उससे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल के टोटल सभी क्या है? अकाउंटिंग के ब्रांच होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कैटर्स टू इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बोल रहा है कि आपका कौन सा ब्रांच ऐसा है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है जो एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर मतलब 2 यूजर होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक ये होता है बाहरी, बाहरी। जैसे बाहरी कौन होता है? तो आपके बिजनेस से बाहर, जैसे आपका कस्टमर वगैरह हो गया, बाहरी हो गया, आपके इन्वेस्टर हो गया तो वो बाहरी हो गया। फिर बाहरी यूजर के बारे में स्टेटमेंट जो है वो कौन सा इंफॉर्मेशन बताता है? तो बाहरी इंफॉर्मेशन जो है हमें कौन देता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये बताएगा कि मटेरियल पर कॉस्ट कितना पड़ा है, ठीक है, प्रोडक्शन पर कॉस्ट कितना पड़ा है। मैनेजमेंट जो है बिजनेस में, आपके बिजनेस में जितने भी व्यक्ति होंगे उनको मैनेजमेंट करेगा। ये ह्यूमन रिसोर्स जो होगा, HR जो होगा वो क्या करेंगे? तो हायर करेंगे। ठीक है, जितने भी आपका एक एम्प्लॉय होंगे उनको एम्प्लॉय को रखना है नहीं रखना है उसके डिसीजन कौन लेते हैं? HR लेते हैं, ज्वाइनिंग करवाते हैं। लेकिन यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होगा वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर का इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका अंडर द कैश बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड बेस ऑफ डैश अकाउंटिंग।
यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो कौन से में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो देखिए बोल रहा है तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग एक्सपेंसेज हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंस होता है, कोई भी खर्च होता है, क्या होता है, हम लोग जो खर्च कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि रेंट पेमेंट किया, रेंट पेड, तो रेंट पेड भी मेरा क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी पेड, सैलरी पेड भी एक्सपेंस है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी पेड, तो ये सब क्या है, एक्सपेंस है। तो ये सब का क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो जब भी भुगतान किया जाएगा तो कौन से बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द पेमेंट बेसिस पे किया जाएगा। किस पे, ऑन द पेमेंट बेसिस पे हम लोग इस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्स इनवाइस आर फर्स्ट इंटर्ड इन डैश, जो कह रहा है कि सेल्स इनवाइस जो होगा, सेल्स इनवाइस कब बनेगा, तो हम लोग कोई भी सामान अगर सेल करेंगे तो उस समय हमें क्या बनाना होता है, इनवाइस बनाना होता है। इनवाइस मतलब यहाँ पे बिल बनाना होता है, उसका क्या बनाना होता है, बिल बनाना होता है। तो ये बिल जो है वो हम लोग पहली बार किस पुस्तक में रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में तो उसका रिकॉर्डिंग जो होता है फर्स्ट टाइम, तो वो जो होता है जर्नल बुक में होता है। कौन से बुक में होता है, जर्नल बुक में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन का जो पहला बार ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल बुक में करते हैं। तो यहाँ पे कैश बुक में क्या है, तो कैश से लेन देन का ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपका जो सेल हो रहा है, जो आप सामान बेच रहे हैं वो कैश में बेच रहे हैं कि उधार में बेच रहे हैं, तो कैश बुक में वो नहीं जाएगा। द परचेज जर्नल, परचेज में हम लोग परचेज तो कर नहीं, यहाँ बात किसका हो रहा है, सेल का। परचेज मतलब खरीदना, यहाँ खरीदने की बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है बेचने की। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। द सेल्स जर्नल, तो यहाँ पे किस में जाएगा, सेल्स जर्नल में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल्स जर्नल में आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसमें फाइनेंशियल जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन से फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो मनी से रिलेटेड नहीं है। जब कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग उसको फाइनेंशियल कैरेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें हमें पैसा लग रहा हो, पैसा अगर जैसे ही इन्वॉल्व हो गया कोई भी ट्रांजैक्शन में, उसका रिकॉर्ड आप करेंगे और फाइनेंशियल कैरेक्टर का भी वो होगा, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका कोई बिजनेस में पैसा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसमें से आपको बताना है, पहला है परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, आपने सामान खरीदा उधार में। तो आपने सामान उधार में जब खरीदा तो आपके पास सामान आया ना, पैसा, तो जितने का सामान आया होगा बिजनेस में उतना तो पैसा आया, तो पैसा से रिलेटेड ये भी है। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, हमने कैश में एसेट खरीदा, संपत्ति कुछ खरीद लिया, फिर भी कैश से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड है। विड्रॉइंग फॉर ऑफ मनी बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, कह रहा है कि आपके बिजनेस से आपके मालिक जो है, जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, वो पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो वो भी पैसे से रिलेटेड है। अब अगला बोल रहा है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दिया, आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दिया, वो धरना पे चला गया आपका एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय काम करने वाला था वो क्या किया, सारा मजदूर काम छोड़ करके और धरना पे बैठ गया कि हम वेतन बढ़ेगा तो काम करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं काम करेंगे। तो अब बताइए, आपके धरने पे जाने से एम्प्लॉय का आपके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ा क्या? आपका काम नहीं हुआ जिससे आपका काम में लॉस हो रहा है, लेकिन उससे पैसा पे इफेक्ट कितना पड़ रहा है। तो ये जो है ये कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करना बिजनेस में नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो स्ट्राइक कर दिया है। या फिर इसमें भी ऑप्शन होगा डेथ फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेथ कर गया, वो भी आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो गया, ये भी आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सब का रिकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकाउंट डेट continuing existing every after the end of the accounting year are known as dash। कहने का मतलब ये है कि जब साल खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना खाता को क्लोज कर लेते हैं,
जितने भी खाता हो तो का क्लोज करते हैं, फिर से नया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जब साल खत्म भी हो गया फिर भी वो चलता रहे, ऐसा कौन से खाता होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट अकाउंट। कौन सा बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट जो होता है वो हमेशा चलते रहता है, वो क्लोज नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ए परसेंटेज ऑफ रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज अलाउंस टू रिटेलर बाय होलसेलर इज कॉल्ड डैश। अब कहने का मतलब है ये परसेंटेज डिडक्शन कौन सा ऐसा जो डिडक्शन है जो अलाउ किया जाता है रिटेलर के द्वारा। किसके? जो रिटेलर के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि एक मेरा यहाँ पे शॉप है, ठीक है, यहाँ पे आप एक होलसेलर है और आप यहाँ पे एक कस्टमर है, ठीक है। तो ये जो सामान इसको सेल किया, क्या किया? सेल किया, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट दे रहा है। तो ये देखिए डिस्काउंट जो होता है वो दो तरह का होता है। डिस्काउंट कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। तो जब हम कस्टमर को हम क्या करते हैं, होलसेलर जब रिटेलर को जब देता है, जब बड़े मात्रा में सामान सेल होता है, अपने सेल को बढ़ाने के लिए जो छूट दिया जाता है वो छूट दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब भुगतान करते हैं उस समय आप पैसा कम देते हैं, उस समय आप पैसा को कम देते हैं, या फिर तो कैश पेमेंट करते समय जो छूट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन बिजनेस में हम लोग जो रिटेलर को वगैरह को जो देते हैं, होलसेलर जिससे मेरा सामान ज़्यादा बिके वो छूट देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ से वही बोल रहा है, तो रिटेलर के द्वारा जो छूट दिया जाता है, होलसेलर के द्वारा जो रिटेलर को छूट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज डैश। कह रहा है कि ये बैलेंस शीट डेट, जब बैलेंस शीट का डेट होता है, ठीक है, जब बैलेंस शीट का जब डेट होता है तो उसमें एक्यूमुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन का किस अकाउंट पे? तब जब हम डिप्रिसिएशन क्या होता है? हरास, इसको बोलते हैं हरास। क्या बोला जाता है? हरास, यानी कि क्षय हो जाना, क्षय होना। अब ये किस पे लागू होता है? तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है आपका फिक्स एसेट पे, फिक्स एसेट पे आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, अब फिक्स एसेट जो आपका स्थायी संपत्ति होगा, जैसे आपके घर में मोबाइल होगा, फर्नीचर होगा, लैंड होगा, कार होगा, बाइक होगा, साइकिल होगा, मोबाइल होगा, तो आप जिस समय खरीदे थे उस समय का मूल्य अभी का मूल्य में अंतर दिखेगा, उसका मूल्य कम होते जाएगा। तो जो मूल्य कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है? तो इसको जो है रिड्यूस फ्रॉम द एसेट, यानी कि जितना भी संपत्ति होता है उसमें से रिड्यूस करके और तब बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग जितना भी फिक्स एसेट है, जैसे मान लेते हैं मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, ठीक है, और 1 ईयर बाद, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर इसका जो वैल्यू है वो 9,000 ही है। तो 1,000 जो कम हुआ, इसी चीज को क्या बोलते हैं? तो जो कम मूल्य, ये बैलेंस शीट में आपका यही मूल्य दिखाया जाए, यानी कि जो कम हो गया वही मूल्य दिखाया जाएगा। तो यही बोल रहा है सिंपली डिडक्ट फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट। तो हम क्या करते हैं, एसेट को घटा करके डिप्रिसिएशन का अमाउंट और बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये डिप्रिसिएशन क्या होता है बिजनेस के लिए? ये क्या होता है? एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? वो खर्च हो जाता है। ठीक है, और इसे कहाँ दिखाया जाता है डिप्रिसिएशन को? तो डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में क्या ये अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इफ वी टेक गुड्स फ्रॉम ऑन यूज वी शुड डैश। कह रहा है कि अगर आपने गुड्स निकाला अपने यूज के लिए, कि किसी के लिए निकाला? अपने लिए निकाला, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? तो जब अपने लिए निकाला, ऑन निकाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोला जाता है, जो बिजनेस के लिए निकाला जाता है।
तो ये क्या चीज़ होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट इसलिए होगा कि ये कौन सा अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कौन निकाल रहा है, ऑनर निकाल रहा है, और ऑनर जब भी निकाला है तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है, गोल्डन रूल जो है वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉइंग रिसीवर, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो क्या निकाल रहा है, आपका गुड्स निकाला, आपके सामान निकाला, दुकान जो किया है। जैसे आप, मेरा राशन का दुकान है, ठीक है, राशन का दुकान है, घर से फोन आया कि दाल नहीं है, दाल लेकर के आइए, तो अपने दुकान में से दाल लिया और घर जाकर के छोड़ दिया, घर जाकर के दे दिया। तो जैसी दाल निकाल लिया तो बिजनेस का तो दाल कम गया ना, उतना तो बिजनेस में से कम गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। और जो गुड्स निकाला, गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग खरीदते हैं तो परचेज के नाम से यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि किसको डेबिट किया है, ड्रॉइंग को डेबिट है और परचेज क्रेडिट है। तो पहला ऑप्शन है डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी इंटर्ड इन डैश। यानी कि कहने का मतलब है, हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते, क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ये पूछ देगा कि ट्रायल बैलेंस को क्या बोला जाता है, तो समराइजेशन ऑफ अकाउंट बोला जाता है, समराइजेशन ऑफ अकाउंट, समराइजेशन ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, ये हर मंथ में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, एंड ऑफ द मंथ। क्या बनाया जाता है, एंड ऑफ द मंथ बनाया जाता है। और यहाँ पे समरी में ये दिखाया जाता है कि डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट, अगर ये मैच नहीं करता है, दोनों इक्वल अगर नहीं होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जितना भी से डिफरेंस रहता है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या नाम से डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल देंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, तो उस समय कुछ मिस्टेक हो जाता है, और इस मिस्टेक के कारण आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट नहीं मिल पाता। अब कितना भी खोज लिया और फिर भी आपका दिमाग से वो बाहर चला गया, नहीं समझ में आता कि कहाँ पे मेरा पैसा ये डिफरेंस हो रहा है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और ये सस्पेंस को बाद में ढूंढते हैं कि कहाँ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों का ये सेशन कैसा रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।